जिस महापुरुष का आप लोगों के सामने ये चित्र दिख रहा है, उनका नाम है नसुड़ी यादव। ललई सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने वाले महामानव नसुड़ी यादव। दोस्तों, इनके बारे में छोटा सा परिचय शार्ट में, फिर उसके बाद इनका पूरी जीवनी, पूरा इनका कैसा काम था, क्या किया था उन्होंने। तो उत्तर भारत के जितने भी लोग होंगे वो इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते होंगे। महामानव नसुड़ी यादव के बारे में, जो कि ललई सिंह यादव की विरासत को आगे लेकर के गए हैं। आप इनका वीडियो देखना चाहते हैं तो इनकी गायकी में इन्होंने जिस प्रकार से लेकर के किया है, भोजपुरी के बिरहा गायक रहे हैं ये। और ऐसी गायकी जो दुनिया में एक अनोखी गायकी थी, जिसकी बराबरी का कोई गायक नहीं पैदा हुआ। बड़े बड़े गायक आए लेकिन इनके आगे कोई टिक नहीं पाया। नसुड़ी यादव बिरहा गायक के इतिहास के सबसे अलग, विलक्षण और बोल्ड गायकों में से एक थे। ये बिरहा के आदि विद्रोही कहे जाते थे। जो बिरहा का कार्यक्रम है उसमें एक सबसे बड़े विद्रोही थे। और उन्होंने पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के समाज में व्याप्त सांस्कृतिक जड़ता, अज्ञानता, धार्मिक अंधविश्वासों और मिथकों पर इतना जोरदार प्रहार किया कि खुद मूर्ति भजन के एक मिथक बन गए। अपने जीवन काल में ही वे किंवदंती हो गए थे। उनकी आवाज में इतनी ज्यादा वास्तविकता और आंच थी कि अधिक उनके किस्से हवा में थे। आज वह कहाँ गाने वाले हैं और कहाँ गोली चलते चलते रह गई, इसकी कहानी हर कहीं उसके पहुंचने से पहले पहुंच जाती थी। ये इनकी गायकी को जहां भी प्रेजेंट किया जाता था, लोगों के माध्यम से लोग बिरहा करवाते थे, कार्यक्रम करवाते थे, तो वहां पे उनके कार्यक्रम, उनसे पहले उनके कार्यक्रम की सूचना पहुंच जाती थी और लोगों को पता चल जाता था कि भैया यहाँ पे आज जो है कि ठाकुरों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, तो यहाँ पक्का जो है कि हो सकता है गोली चल जाए, हो सकता है कि यहाँ पे मारपीट हो जाए, यहाँ पे बहुत सारे दंगे होने की संभावनाएं बढ़ जाया करती थी। अब उसकी वजह क्या है, आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही सच का कोई प्रदर्शन करेगा तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही रही है, जिसे जो है कि नसुड़ी यादव झेल रहे थे अपने वर्तमान समय में। और उनके जो उनको सुनने वाले लोग थे, एक विशाल हुजूम, मतलब बहुत बड़ा विशाल लोगों की संख्या में वहां पर अधिकतम लोग पहुंचते थे। वह हुजूम न केवल उनके रात रात भर एकटक सुनना, बल्कि अपना प्यार और पैसा भी उन पर बहुत लुटाया जाता था। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी किसी न किसी मोड़ पर नसुड़ी की कला पर मुग्ध होकर अपने खलीते में, यानी खलीता मतलब समझ सकते हैं, जेब से पैसा निकाल ही लेता था। बदले में नसरुई अपने श्रोताओं के हुजूम के भीतर एक असहजता, बेचैनी और तर्कशीलता बो देते। अगर जैसे ही वो गायकी में शुरू करते थे तो लाखों में, चूंकि संख्या में हुजूम वहां पे जो इकट्ठा होती थी, लाखों में लोग इकट्ठा होते थे, तो ये कार्यक्रम जब उनको लिए कोई पैसा अगर दे भी दे तो ऐसे ऐसे तर्क रखते थे वो कि तर्कों के आगे सभी उनके जो विरोधी थे, विपक्षी थे, वो बेचारे एकदम से सन्न हो जाते। नसुड़ी जनता के गायक थे और किसानगो थे। वे असाधारण और साहसी वक्ता थे। जो भी अतार्किक होता था वे उसके विरुद्ध बोलते थे और गाते थे। यानी कि किसी भी चीज को जहाँ पे अतार्किक हो, जहाँ उनके तर्क की कसौटी पर जो न उतरता है, वो उसको जो है कि उसके विरुद्ध बोलते थे और उस पर गाने के रूप में बना करके गाया करते थे। उनका मकसद लोगों का मनोरंजन करना नहीं, बल्कि उनके भीतर इंसानियत और बराबरी का भावना भरना था। वे चतुर्वर्ण की थियरी के संहारक थे और ब्राह्मणों के तथाकथित ज्ञान और छत्री की नकली वीरता के मिथकों को नोच कर फेंक देते थे। अब यही समझिए कि वो किस कदर तक विरोधी थे। इस इनकी जो फोड़ बनती थी उसके इस कदर विरोधी हुआ करते थे, इस कदर विरोधी थे कि जहाँ पे अतार्किकता आती, जहाँ पे असंभावनाएं आती, जहाँ पे उन्हें लगता कि नहीं ये गलत है, वो तुरंत जो है कि उसका विरोध करते और फिर अपने तर्कों के द्वारा उसे काट देते।
अच्छा, ये तर्कों पे काटने की कसौटी को उन्होंने एक तकिया कलाम भी दिया हुआ था, जिसको मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। उनका तकिया कलाम बड़ा खतरनाक था, कॉमेडी भी था और हकीकत भी थी। तो उसका इंतज़ार करिए, आगे उसका उसका उसके बारे में भी बताया गया है कि उस तकिया कलाम का क्या मतलब था और वो क्या कहते थे, तर्क की कसौटी को क्या कहते थे। दोस्तों, जो नसरुड़ी यादव थे, वे सही मायने में किसानों के गायक थे, क्योंकि खुद किसान परिवार से थे, मजदूरों और चरवाहों के गायक थे। अब उनकी गायकी जो है ना, आप हमारे यूपी में चले जाइए, पूर्वांचल में, तो उनकी गायकी को लोग भैंस चराते हुए गाते हैं, किसान खेती करते हुए गाता है, गाने लगता है, या वहाँ तर्क पे तर्क करने लगता है। वे वेद की धज्जियां उड़ाने वाले गायक थे दोस्तों, इसलिए जनता उन्हें लबेद का महान गायक मानती थी। आप समझें कि किस तरह से वे वेद के जो है कि इतने बड़े संहारक थे कि उन्हें लबेद का गायक कहा जाता था कि भाई अब ये गायक गाना गाएंगे तो आज जो है लबेद तो होने ही वाला है। तो उनके जाने के दोस्तों, जिस तरह से बनारस में कबीर का मान था, उसी तरह से नसुड़ी का मान था। कबीर दास जी का जितना मान सम्मान था, उसी तरह से नसुड़ी यादव का भी मान सम्मान था। बस फर्क ये था कि नसुड़ी यादव को लोगों ने प्रेजेंट नहीं किया, लोगों ने सामने नहीं लेके आए, क्योंकि हर वो जो समाज विरोधी है, जो मानवता विरोधी है, वो उनको नहीं बढ़ने देगा। ऐसे लोगों को आप लोगों को पता ही है, जैसे हम लोगों को भी आने वाले समय में शायद दबा दिया जाए, हमारी आवाज़ को कहीं आगे न जाने दिया जाए, उसी प्रकार से नसुड़ी यादव के भी आवाज़ को दबा ही दिया गया था। आप ये समझें कि कबीर की बराबरी का गणना की जाती थी नसुड़ी यादव की। उनके जाने के बरसों बाद भी उनकी जगह भरी नहीं जा सकी है गायकी के अंदर, मानवता के अंदर। और अभी बिरहा विधा की जो गति है, उसको देखते हुए उस जगह को भरने के लिए कोई आसार भी नहीं दिखता है। नसुड़ी सदियों में एकाध पैदा होते हैं दोस्तों। नसुड़ी जैसे जो गायक हैं, जो इंसान हैं, वो कभी कभी पैदा होते हैं, और जो नसुड़ी यादव ने करी है वो कोई नहीं कर पाया है अभी तक गायकी में। फिलहाल की गायकी को तो आपको पता ही है कि आज की गायकी ही चमचागिरी की गायकी है। मूवीज भी जितनी बनती है गायकी है, मीडिया पूरी चमचागिरी का ही एक प्रमाण बना हुआ है। तो दोस्तों, देखें कि जिस नसुड़ी यादव की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उस नसुड़ी यादव जी का जन्म जो है 1948 में वाराणसी के भदोही राजमार्ग पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है कुरौना। यानी कि उनका जन्म जो कुरौना गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कटारी और माता का नाम मनभावती देवी था। उनके छोटे 2 भाई थे और उनकी कुल 4 बहनें थीं, जिनमें से बड़ी बहन अब नहीं रही, यानी कि जब ये लिखा गया तब की बात है। उनके छोटे भाई बंसू यादव किसान थे और रामधनी फौज में थे। नसुड़ी ने ईंट का भट्ठा चलाया और वे लोकप्रिय गायक के साथ साथ कुशल कारोबारी भी थे। यानी कि नसुड़ी यादव का भट्ठा चलता था। भट्ठा मतलब आप समझ पाएंगे तो ईंट ईंट का जो भट्ठा होता है ना, जो वो भट्ठा चलाते थे, और ये गायकी में भी वो अपना कार्यक्रम करते थे। नसरुड़ी ने ईंट का भट्ठा चलाया और लोकप्रिय गायक के कारोबारी में एकदम कुशल थे। उनका गांव कुरौना मिश्रित आबादी वाला गांव है। इसमें यादव, राजभर, मिश्रा, मुसलमान, जुलाहे आदि रहते हैं और उन दिनों अधिकांश लोग खेती बाड़ी और दस्तकारी पर निर्भर रहते थे। गांव में बनारसी साड़ी और गलीचे बुने जाते थे। मतलब उनके गांव में जो ज्यादा से ज्यादा काम होता था वो बनारसी साड़ी बुनी जाती थी और गलीचे गलीचे का कार्यक्रम चलता था। ठीक है। अब देखें कि नसुड़ी यादव एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। घर में अनाज और दूध, घी की कमी नहीं थी। एक्चुअली ये यादवों के हमारे उत्तर भारत के जो यादव हैं उनके घर में रियल में जो है कि दूध घी की कमी नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं, ज़्यादा रहते थे और आज भी ज़्यादा ही हैं हमें लग रहा है। लेकिन फिर भी अब लोग निकले हैं, लोग कमा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं धीरे धीरे। इसका योगदान जो है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव, कांसी राम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को जाता है, जिन्होंने लोगों को जगाया, पढ़ने को बढ़ाया, आगे किया। दोस्तों, घर में अनाज और दूध घी की कमी नहीं थी। वे चाहते तो पढ़ लिख कर कहीं बड़ी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन दिनों अहिराने में स्कूल की जगह अखाड़े ज़्यादा तहजीब दी जाती थी। अब ये सोचे, अहिराने
मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ यादवों का गांव होता है उसे अहिरान बोलते हैं। अब यादवान नहीं बोलते हैं, यदुवानी नहीं बोलते हैं, ठीक है? कभी भी ध्यान रखना, वहाँ अहिरान बोला जाता है, अहिराने में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नसुड़ी के परिवार की जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसमें पढ़ाई का कोई खास माहौल नहीं था, यानी कि पढ़े लिखे भी बहुत कम थे। किसानी और अहिरऊ हनक ही बड़ी चीज़ थी। वो जो कहते हैं ना कि जातीय अभिमान जो होता है वो बहुत हनक, बहुत गुमान पे था उनके गांव में भी, जैसे कि हम लोगों के गांव में है। या आप अगर देखते होंगे कि जहाँ जहाँ यादवों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे ये ईरानी का जो हनक है वो कितनी खतरनाक रूप से रहती है। तो वैसे उनके यहाँ भी ऐसी चीज़ें थी। दोस्तों, दूसरे दूर दूर तक कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। पिता मानते थे कि कौन सी नौकरी करनी है जो स्कूल के बिना कोई काम अटका है। जैसे उस समय के जो हमारे दादा परदादा थे उनको लगता था कि यार कौन सी नौकरी मिलने वाली है, जो है कि चलो पढ़ाई करने से क्या करोगे, पढ़ाई करके क्या डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। मतलब जो पहले से हमारे दिमाग में, हमारे लोगों के दिमाग में जो भरा गया था वो चीज़ें सामने निकल के आ रही थी उस टाइम पे भी। और उस समय पे एक चीज़ और भी हुआ करता था कि खाओ पियो और अखाड़े में धूल देह में लगाओ। ये यादवों के यहाँ गाँव के अंदर जो उस समय की एक परंपरा थी कि भाई खाओ पियो मस्त रहो और अखाड़े में जाके कुश्ती लड़के आओ। नसुड़ी के चचेरे भाई गुंगई पहलवान थे। उनके जो चचेरे भाई थे पहलवान थे, उनका नाम नाम था। लिहाजा किशोर नसुड़ी उन्हीं के साथ कुश्ती लड़ने का अभ्यास करते, गायें चराते, खेती करते। हालांकि उन्होंने अपने छोटे भाइयों को स्कूल भेजा और उन दोनों ने मन लगाकर पढ़ाई भी की। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इतनी जागरूकता थी कि अपने सभी भाइयों को, जितने भाई थे उनको पढ़ाया। दोस्तों, नसुड़ी यादव के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव भी गुंगई पहलवान के कारण हुए। वह बहुत रोचक कहानी है और वास्तव में यह बताती है कि जिसे बात की कोर लगती है वही बदकहा भी होता है। मतलब इस बात को आप समझें, बात की कोर का मतलब क्या है। अब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कुछ दिनों पहले, कि जब आप किसी के साथ भी निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हों, लेकिन जब आपके लोगों के साथ के अंदर जो है कि निष्पक्षता नहीं है, उनके अंदर कहीं न कहीं जातिवादी भावना भरा पड़ा है, बड़े होने का अभिमान है और कुछ पैसे के अभिमान है, कुछ लोगों के पास अन्य प्रकार के लोगों के अंदर जो अभिमान है, वह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे ही वहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कहावत है कि वास्तव में जिसे जिसे बात की कोर लगती है वही बदकहा भी होता है। मतलब अगर किसी को कोर लग जाए बात का, किसी को अपमानित कर दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल पर देख लीजिए कि मुझे अगर कोई कह दे कि भैया अरे चल चल तेरे पास कितने सब्सक्राइबर है, तू किस काम का है, हमारे पास तो 50,000 हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 5 लाख हैं, तू किसी काम का नहीं। तो वो बात वहाँ पे फिट होती है कि जिसे बात की कोर लगती है वही बदकहा भी होता है। अब मुझे उस बात की कोर लगी या नटवरी यादव जी को जैसे उस बात की कोर लगी, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी की शुरुआत की और उसका आगाज सामने दिखाएंगे वो किस तरह से क्रांति लाए। जिसने सब कुछ सुन लिया और सुनहा बना रहा, वह क्या कर सकता है। यानी कि जिसे आप अपमानित कर दो शब्दों के द्वारा, जिसे आप जो है कि अपमानित करने की कोशिश करो या बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो और वो बेचारा उसे सुनकर चुप रहे, बैठा रहे, तो वो क्या कर सकता है जीवन में, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसे बात लग जाए, किसी की बात लग जाए, किसी की ऊंच नीच होने की संभावनाएं जो है कि वो लग जाए, वो कुछ भी कर सकता है। फिर अपनी एक अपना काम करने का नजरिया बदलता है और आगे बढ़ता है। इसी तरह से नटवरी यादव को भी वो चीज़ लगी थी बात को। वह बुरी तरह से वह बुरी से बुरी स्थितियों को बर्दाश्त कर सकता है और आपदा में अवसर के अलावा क्या तलाश सकता है। ऐसे कफन खसोट अपने चाहे जितना भी मौज मना ले, लेकिन समाज और मानवता का कभी भी कोई भला नहीं कर सकता है। का नाम है चमाव। चमाव में नसुड़ी यादव का बहनियाउर था। बहनियाउर मतलब उनकी बहन की शादी वहाँ पे हुई थी। सरयू चौधरी से उनकी बड़ी बहन ब्याही गई थी। नसुड़ी के भांजे धर्मेंद्र यादव ने नसुड़ी से मेरा भी परिचय कराया, यानी कि जो लेखक ने लिखा है उनकी बातें करी गई है यहाँ पे।
और मैं भी उनका भांजा हो गया। धर्मेंद्र जी सीपीआई के पुराने कार्यकर्ता हैं और लगभग पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगाया है। वे नसुड़ी के स्मृतियों को साझा करते हुए बताते हैं कि नसुड़ी बचपन में ही बड़े उखमजी थे, मतलब कह लीजिए तार्किक थे, जिसे लोग कहते हैं कि बड़ा मतलब बदमाशी कर रहा है बचपन में, बच्चे लोग होते हैं उसके हिसाब से। किसी से जौ भर भी नहीं दबते थे, मतलब किसी से किसी बात में एक कदम पीछे नहीं हटते थे, उनसे भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे, उनसे एक कदम पीछे नहीं हटते थे। गुंगई उनके समौरिया थे, मतलब उनकी हम उम्र थे, और दोनों में प्रतिदिन और कभी कभी किसी न किसी बात पर पटकी पटका मार मरौजा साधारण बात थी। उन दिनों परिवार संयुक्त था। गुंगई से बड़े तीन भाई रामकेला, मुड़ील और मेवा थे। उनसे उनके ताऊ पुरुषोत्तम घर के मालिक थे। दोनों बच्चों में रोज कपर फोड़वाल, मतलब आपस में मार पिटाई करते थे, हमेशा वो लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे। इसी बात से लोग तंग आके उनके घर वालों ने क्या किया कि एक उपाय निकाला कि नसुड़ी यादव को उनकी बहन के यहाँ भेज दिया। लिहाजा वे चमाओं में आए और वहाँ 3-4 साल तक रहे। गुंगई को भोरू भैंस में लगा दिया गया। ये जो गुंगई यादव थे उनको गोरू भैंस, मतलब भैंस का काम करने के लिए लगा दिया गया। इतने दिनों के बाद लोगों को लगा कि अब बच्चा सुधर गया होगा। नसुड़ी यादव को सुधारने के लिए उनकी बहन के पास भेजा गया था, और लोगों को लगने लगा था कि भाई 4-5 साल के बाद बच्चा सुधर गया होगा, चलो अब इसको थोड़ा सा सुधर गया होगा तो इसको थोड़ा सा वो कर दिया जाए। लेकिन अब उसे घर बुला लिया जाए। लेकिन भैया कहाँ सुधरने वाले, ज़्यादा दिन मेहमानी करना ठीक नहीं था। लेकिन घर के लोग गलत साबित हुए। नसुड़ी के मन में इस बात का गुस्सा था कि मारपीट तो गुंगई ने भी किया, लेकिन गांव बदर सिर्फ उनको ही भेज दिया गया। मतलब भाई मारपीट तो वो भी किया, लेकिन मुझे ही गांव से बाहर क्यों भी आया, ये खुन्नस थी उनको। इसलिए उनके बाप घर के मालिक हैं, लिहाजा नसुड़ी और बात बेबात गुंगई और बलपूर्वक पीटना शुरू कर दिया। फिर वही हाय तौबा मची, लेकिन अब कहाँ छोड़ा जा सकता था भैया, आप तो बड़े हो रहे थे धीरे धीरे। अंत में तय हुआ कि नसुड़ी इतने उजड और अयोग्य हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको उनको डोरा उठाने में लगा दिया जाए। डोरा उठाना बुनकर का सबसे छोटा काम होता माना जाता है। जो बुनकरी चलती थी वहाँ पे, साड़ी की गलीचा बीना जाता था, उसमें डोरा उठाने का काम कर दिया गया, जो सबसे नीचे काम लगाया गया। अनस्किल्ड इसे कह लीजिए, मतलब इसमें कोई आपको स्किल्ड की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बस काम करते जाना है, काम करते जाना है, ठीक है। अंततः उनको गांव में भरौटी में, भरौटी मतलब समझते हैं, राजभर जो जो बस्ती होती है उसे भरौटी कहा जाता है हमारे यहाँ। राजभर की बस्ती में डोरा उठाने के लिए लगा दिया गया। उनके बगल में जो गांव में राजभरों की जो बस्ती थी, उसमें सब गलीचा वलीचा का काम चलता था, उसमें उनको लगा दिया गया। यह घर वालों द्वारा नसरी को दी गई दूसरी सजा थी। पहली सजा थी कि बहन के यहाँ 4 साल के लिए भेज दिया गया, और दूसरी सजा ये थी कि भरोटी में जब वहाँ से आए फिर नहीं सुधरे, तो दूसरी सजा उनको दी गई कि भैया आप अब ना चलो और ये भरोटी में जा करके आप ये डोरा उठाओ। नसुड़ी ने भरोटी में काम तो शुरू किया, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर बहुत गहरा गुस्सा था। वे वही रहने और खाने पीने भी लगे, यानी घर छोड़ दिए। जैसे ही वह खबर घर में पहुंची कि वे भरों चमारों के साथ खाने पीने लगे हैं, अब ये बात समझिए कि ये जातिवाद की जो जड़ता है, ऊंच नीच की जो भावना है, कितना ज़्यादा मतलब ग्रसित है, हम लोग, हमारा समाज ग्रसित है। कि जैसे ही पता लगा भाई अब काम लगाए हो भरोटी में, राजभरों के बीच में, तो वहाँ पे तो खाएंगे पिएंगे और खाने पीने लगे। तो उनके साथ भी जो है कि घर वालों को लगा गुस्सा, घर में आई भूचाल। फरमान जारी हुआ कि वह अब इसे न घर में घुसने दिया जाए और न ही अपने बर्तन में खाना पानी दिया जाए। अब घर वालों ने क्या किया कि कह दिया कि भाई अब नसुड़ी यादव जो है भरों के यहाँ ही खाएं पिए रहें, और उन्हें जो है अब अपने घर में तो कम से कम खाना पानी इनको न दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने चमारों और भरों के साथ खाना पीना शुरू कर दिया है। क्योंकि चमार और भर इनके लिए सबसे छोटे जाति थी, सबसे छोटी जाति थी, अछूत जातियां थी। लिहाजा अब नसरुल घर आते तो उन्हें खपड़ी में खाना मिल जाता। खपड़ी मतलब जैसे कि
आप ये समझ लीजिए पत्तल, पत्तल होता है ना, पत्तल में खाना दिया जाता है। घर वाले ही उनको अलग करने लगे क्योंकि ये चमार और राजभरों के बीच में खाना खा रहे थे, रहने लगे थे। लिहाजा जब नसुड़ी घर आते तो उन्हें खपड़ी में खाना दिया जाता और चारपाई पर भी बैठने नहीं दिया जाता था। नसुड़ी के मन में अपने घर और समाज के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। वे इस बात पर लड़ने लगे कि वह घर मेरा है, क्या मैं अपने घर के बर्तन में खाना नहीं खा सकता? कौन रोकेगा? बहुत तनावपूर्ण माहौल हो गया। उनके मन में यही जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विस्फोट हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। अब शुरू होती है असली कहानी। अभी तो आपने उनके जीवन को देख रहे थे कि किस तरह से उनका बचपन बीता, किस तरह से उनके मन में लोगों ने, खुद के घर वालों ने उन्हें बाहर निकाला और इसलिए बाहर निकाला कि भाई अभी जाके चमरोटी और भरोटी में खाना खाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई माध्यम जरूरी था। उनके पास एक कड़ियल आवाज थी, मतलब एकदम कड़क आवाज थी, और वह माध्यम बना बिरहा। युवा होते नसुड़ी के मन में गाने की ललक पैदा होने लगी। पहले तो ये यूं ही गुनगुनाते रहे, लेकिन ललक थी कि थमने के बजाय बढ़ती ही चली जाती थी। नसुड़ी की आवाज़ तो दमदार थी ही, लेकिन गायकी और भी खास, मतलब गायकी में उनको खास कोई आता जाता नहीं था, यानी कि शऊर नहीं था। लोगों ने कहा कि बिरहा गाना कोई खेल नहीं है, गाने के लिए दम चाहिए। बात लग गई उनको, फिर से वही बात लग गई सीने में। अब बात लग गई तो उन्होंने भाई कहा कि अब तो हम गायकी बना के रहेंगे तुमको। फिर से अड़ियल रवैया था उनका, और फिर से वो जैसे ही लोगों ने कहा कि गाने के लिए आपको आवाज़ अच्छी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ससुर हम आवाज़ें बना लेते हैं, रुको अच्छी। अब शुरू हुआ उनकी गायकी का जीवन। उसके साथ लंबे समय तक ड्योढ़िया रहे। भरथरा गांव के राम भजन मौर्य बताते हैं, जो उनके साथ ड्योढ़िया मतलब जो उनका ढोलक वोलक बजाते थे, कि नसुड़ी बचपन से ही जनूनी व्यक्ति थे। जनूनी मतलब उनके तो जुनून हुआ करता था। उन्हें पिनक थी कि मुझे बिरहा सीखना है और सबसे अलग सीखना है। इस पिनक में वे पास के ही सजोई गांव में स्थित तालाब के पास आश्रम बनाकर रह रहे खट्टू बाबा के पास गए। खट्टू बाबा अवघड़ थे, लेकिन उनकी बातें बहुत रोचक होती थी। वे वेद विरोधी और लोक पक्ष के प्रशंसक थे। उनकी बातें निर्गुण परंपरा से लेकर होती थी। आश्रम में एक अखाड़ा भी था। नसरुई वही रियाज करने लगे, यानी मेहनत करने लगे और बाबा जी का सत्संग सुनते। धीरे धीरे उनका मन एक मानस बनने लगा। वो जो अड़ियल स्वभाव था धीरे धीरे मानवता की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इसके बावजूद गाने की जो नियमित और बेहतर स्थिति नहीं बन रही थी। उन दिनों सजोई गांव के ही रामाधार मौर्य नटखट बिरहा गाते थे। नाटे कद के नटखट, और नटखट जी अहमदाबाद के गायक के नाम से मशहूर थे। नसरुड़ी उनके पास गए, उनके कुछ दिनों तक सीखा, लेकिन नटखट अपने इस नए शिष्य की जिज्ञासाओं से ऊब गए और उन्हें लेकर अपने गुरु सरजू खलीफा के यहाँ सारनाथ के पास गंज गांव गए। सरजू खलीफा गुरु बिहारी के 4 शिष्यों में से एक थे, जिनकी गायकी का अखाड़ा था। नसरुड़ी ने उन्हीं से डंडा बधवाया और गाने लगे। राम भजन मौर्य जी जो बताते थे उनके बारे में कि सरजू खलीफा गुरु बिहारी के 4 शिष्यों में थे। उनके अनुसार बिहारी के 4 शिष्यों में पहला नाम था रमन यादव, पत्तू यादव, गणेश यादव और सरजू राजभर। इन दोनों ने अपने नाम के अखाड़े चलाए और खलीफा कहलाए। जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी भाषा और लोक साहित्य के मर्मज्ञ प्रोफेसर चंद्रदेव यादव दूसरी बात कहते हैं। उनके अनुसार भी बिहारी के 4 शिष्य थे, लेकिन चौथे का नाम सरजू राजभर नहीं, मूसे राज यादव था। मतलब वो लोग भी अपना अपना अलग अलग उनका विचार देते थे। और प्रोफेसर यादव सरजू के अखाड़े को इन चारों के अलग स्वतंत्र अखाड़ा कहते थे, जिनमें नसरुड़ी यादव और हैदर अली जुगनू अपने दौर के 2 नामी गायक थे। सरजू खलीफा प्रगतिशील विचारों के कवि थे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चेतना पैदा करने वाले बिरहे को बढ़ावा देते। नसरुड़ी ने इस चीज़ की महत्ता को न केवल अच्छी तरह से समझा, बल्कि जीवन भर उनको आगे बढ़ाने की लिए समर्पित भी हुए। नसरुड़ी के बारे में अनेक दिलचस्प बातें प्रचलित है दोस्तों। न सिर्फ उनकी दृढ़ता बल्कि उनके साहस और प्रगतिशीलता को भी दर्शाती है। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती, वैसे वैसे तीनों अखाड़ों में से उनको अपने यहाँ आने का निमंत्रण मिलने लगा।
कहा जाने लगा कि वे यादव हैं, उन्हें राजभर नहीं बल्कि यादवों के अखाड़े में आना चाहिए। अब ये चीज़ें हर समय वर्तमान में इस समय हर समय होती ही रहती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक काम अपना कर रहा हो तो उसे हर जगह बुलावा आना शुरू हो जाता है, जैसे आप देख ही रहे हैं समाज के अंदर। और उन्हें कहा जाने लगा कि अरे यार तुम राजभर के यहाँ गाना गाओगे, तुम तो यादव हो ना। पहले जब वो प्रचलित नहीं थे, जब उन्हें आता नहीं था, तब किसी ने नहीं बुलाया, तब उन्होंने राजभरों के साथ रह के सीखा। लेकिन वो जैसे ही सीख गए और उनकी प्रसिद्धि होने लगी, चारों तरफ उनका नाम होने लगा, तब अब यादव लोगों ने यादव जाति का जो है कि दुहाई दे करके अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिए। तीनों अखाड़ों की एक सामूहिक पंचायत जुटी इस बात पर, गरेरा बांधा कि नसुड़ी अहिर हैं तो उनके अहिरों के अखाड़े में गाना चाहिए, लेकिन नसुड़ी किसी और धातु के बने हुए थे। कोई भी भावुकता उन्हें टस से मस नहीं कर सकी और उन्होंने सरजू खलीफा को साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और अंत तक वहीं रहे और वहीं से गाया उन्होंने। बिरैया नसुड़ी यादव एक आग थे दोस्तों, जहां भी पहुंचते वहां मिथकों और कर्मकांडों का धुर्रा उड़ा देते थे। बिरहा का सबसे रूढ़ और पोंगा पक्ष यह था कि तीनों अखाड़े भले ही भक्ति, सौंदर्य और वीरता की गायकी की अपनी विशेषताओं के चारों ओर चमक बिखेर रहे हों, लेकिन उनकी मूल चरित्र एक था। जैसे वो गाने की शुरुआत में सरस्वती की गाना गाना, भगवानों का गाना गाना, भगवानों की जो मिथक चीज़ें हैं उसकी प्रशंसा में गाना गाना, यही चीज़ चलती थी। लेकिन तीनों ही बनी बनाई सांस्कृतिक मान्यताओं और धारणाओं को कोई चुनौती नहीं देते थे। बेशक उनमें शैली का फ़र्क नज़र आता था और जिन कथाओं को वे उठाते उनमें भी विविधता होती थी। मसलन अगर एक अखाड़ा भीष्म के अविवाहित होने और आत्मसंयम पर दृढ़ रहने को अपने कथावाचक का सूत्र बनाता था, तो दूसरा एक ऐसी कथा खोज ले आता जिसमें भीष्म को दमित प्रेम भावना का कोई सिरा दिखलाया जाता। तीसरा अखाड़ा भी क्यों पीछे रहने लगा, वह एक ऐसा सिरा निकालता जिसमें भीष्म भीषण और दुर्मनीय वीर होते। गुस्से में वे एक ही बाण में पूरी सेना जलाकर राख कर देते, क्योंकि आत्मसंयम में अपनी कामवासना की जो दोस्तों समझें कि जब तीनों चार अखाड़े चलते थे, जिसमें कि एक राजभर का अखाड़ा था और तीन जो है यादवों का अखाड़ा था। तो जो तीनों यादव के अखाड़े थे, इन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि ये तीनों यादव के अखाड़ा में जब गायकी चलती यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता कि तीनों की जो गायकी थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होती, भीष्म के प्रशंसात्मक होती। नसुड़ी ऐसे नहीं थे, वे तर्क से भीष्म का एक अवैध विवाह खोज लाते और महाभारत की कई संतानें भीष्म का खून के लिए रेंगती रहती। जिस तरह से तीन अखाड़े खोज के लाते हैं कि भैया भीष्म के जो है कि शादी नहीं हुई थी, वो तो ऐसे थे, लेकिन जो चौथा अखाड़ा नसुड़ी यादव का था, नसुड़ी यादव खोज के लाते कि भैया भीष्म की तो शादी हुई थी, उनके कई बच्चे थे वहां पर। मसलन नसुड़ी भीष्म जैसे अतिमानवीय व्यक्तित्व का साधारणीकरण कर देते और लोग की निगाहें उनका मुलम्मा उतार देते। इन बातों को सुनने के लिए इतने लोग जुड़ते कि बिरहा स्थल अर्रा जाता। मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ भी उनके नाम की खाली गायकी होती थी ना, तो पूरा क्षेत्र जो है कि वहाँ पे इकट्ठा हो जाता सुनने के लिए उनको। बीच में जगह न मिलती और भीड़ चारों ओर फैलती जाती। मुकाबला जितने बड़े कलाकार से होता उतना ही नसुड़ी का जलवा अधिक होता, क्योंकि उधर किसी चमत्कार का तुमार बांधा जाता और इधर नसुड़ी बेरहमी से उसे तोड़ देते। मतलब जब गायकी होती थी दो लोगों के बीच में, तो जो भक्ति भजन वाले गाते थे तो कुछ न कुछ तर्क उठा करके किसी न किसी भगवान की प्रशंसा करते, तो नसुड़ी यादव उसे तोड़ देते। कहाँ ब्रह्मा के मुंह से बच्चा पैदा करता, जो तीनों थे अखाड़े, वो ब्रह्मा के मुंह से बच्चे पैदा करवाने की बात करता। अब कहाँ नसुड़ी यादव अपने देसी अंदाज में पूछ रहे होते। देखते हैं जो तकिया कलाम उनका था, रमा लाल हो। नसुड़ी यादव का तकिया कलाम जो था वो था रमा लाल हो। हालांकि यह केवल एक मजाकिया जुमला भर था दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक और चिंतनीय है। लाल रम्मा यानी आग से तपाया हुआ संभल, जिसको छूकर कोई भी अपने साहस और सफाई का परिचय दे सकता था।
जलता हुआ संभल किसी को भी जला देने के लिए काफ़ी है। यानी कि संभल मतलब जो हमारा तर्क है, जो हम लोगों का तर्कपूर्ण बातें हैं, उस समय नसुड़ी के जो तर्कपूर्ण बातें थे, वो लोगों को रखते थे, उसे वो कहते थे लम्मा रम्मा लाल हो। यहाँ इसका अर्थ अग्नि परीक्षा है। रम्मा लाल का जो अर्थ है, इसका मतलब अग्नि परीक्षा। आइए, आपने सवाल किया है, आपने ये बात कही है कि बच्चे जो है कि कोई मुंह से पैदा कर रहा है, कोई पिछवाड़े से पैदा कर रहा है, कोई सीने से पैदा कर रहा है, कोई पैर से पैदा कर रहा है, तो मैं आपकी अग्नि परीक्षा लेता हूँ, यानी कि रम्मा लाल करता हूँ। बताइए कि कैसे बच्चा पैदा होता है। कि जो बात कह रहे हो वह झूठ है, तर्क से उसे साबित करो, अन्यथा अग्नि परीक्षा दो। तो नसुड़ी की नज़र में यह स्त्री का अपमान था। यानी कि जब कोई बिरहा गायक के गाता कि कहवा का टिकुली लिलरवा मारेला जान, और कहवा का टिकुली, तो नसुड़ी यादव कहते थे कि ये बात कहना ही औरत का अपमान है। वे इस तर्ज की हंसी उड़ाते हुए कहते कि कन्हऊ लिलरवा तोहार जान मारत हो, कोई के बहिन बिटिया ऐसे ही देखबे रहते हैं, आय पेड़वा के टुकली लगा देबे तो वो जान मारी का रे, बोल नहीं तो रम्मा लाल हो। वो कहते थे कि जिस तरह से तुम ये गाना गा रहे हो, और ललई सिंह यादव को विचारों को गाया। सुने आप, रामास्वामी नायकर, पेरियार रामास्वामी नायकर और ललई सिंह यादव को विचारों को गाना शुरू कर दिए। और वे जब सच्ची रामायण की चाबी गाते तो अक्सर गोली चलने और मारपीट हो जाने की नौबत आ जाती, लेकिन नसुड़ी यादव निडर अपने उद्देश्य में लगे रहे।